हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बार फिर एमए सेमेस्टर 4 के क्लास के लिए ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। हम लोग अभी अगले क्लास में पढ़ रहे थे भारत में सांप्रदायिकता का सैद्धांतिक आमुख या ढांचा, प्रभात दीक्षित का दृष्टिकोण। यानी कि भारत में सांप्रदायिकता का जो ढांचा है उसके बारे में प्रभात दीक्षित का दृष्टिकोण के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें से कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ा है, जानने की कोशिश की है, और कुछ बचा हुआ आज के क्लास में हम लोग उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने जो सांप्रदायिकता के ढांचा के बारे में प्रभात दीक्षित का जो दृष्टिकोण पढ़ा या जाना, उसके हिसाब से क्या है कि हिंदुओं और मुसलमानों के जो अभिजात वर्ग है के जो राजनीतिक दृष्टिकोण और नीतियों का जो निर्धारण है वो कोई धार्मिक आदर्शों द्वारा न होकर के राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों पर आधारित होता था। मतलब कि ये जो सांप्रदायिकता का जो रूप या स्वरूप जो दिखता है हम लोगों को, उसको धार्मिक और सांस्कृतिक आधार जामा पहनाने की कोशिश की तो जरूर जाती है, लेकिन दरअसल क्या होता है वो राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के आधार पर उसको निर्धारित करके समाज के सामने पेश किया जाता। तब हम लोग इसके आगे प्रभात दीक्षित का क्या राय है इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में आगे जानते हैं। लोकतंत्र पर आधारित राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्धता भारतीयों के लिए चुनौती की तरह आई है। क्या विभिन्न धर्म और संस्कृतियों में बटे लोग एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो सकते हैं? क्या अनेक समुदायों के इस सम्मिलित राष्ट्र में लोकतंत्र को अल्पसंख्यक लोग अपने हितों के अनुकूल प्रभावित कर सकते हैं? मतलब कि क्या ऐसा कर सकते हैं? धर्म, संस्कृति या इतिहास किसी भी प्रकार की अतिरिक्त क्षेत्रीय निष्ठा न होने के कारण हिंदुओं का इस नए राष्ट्रवाद के साथ होना अत्यंत यानी कि काफी स्वाभाविक और सरल था। उन्हें किसी से कहना नहीं था, केवल नए आदर्शों के अनुसार आपस में जुड़ना भर था। लेकिन मुसलमानों में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद के प्रति निष्ठा नहीं थी। उन्होंने पूछा, क्या नस्ल, धर्म, संस्कृति और इतिहास के सूत्र उन्हें एक सामुदायिक एकता में बांधकर हिंदुओं से अलग व्यक्तित्व नहीं प्रदान करते हैं? कुछ मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन की ओर आकर्षित हुए, लेकिन अधिकांश ने राजनीतिक अलगाव के मार्ग को अपनाया। अलगाव के आंदोलन को भावात्मक और सैद्धांतिक आधार देने के लिए उन्होंने मुसलमानों के सांस्कृतिक विशिष्टता पर जोर दिया। अल्पसंख्यक होने के नाते उन्होंने लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद को अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए खतरनाक पाया, क्योंकि कम नंबर में होने के कारण उनको लगता था कि इस तरह की जो लोकतांत्रिक पद्धति है वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लोकतंत्र ने तलवार के स्थान पर संख्या को सत्ता का निर्णायक बनाकर मुसलमानों की स्थिति एक अस्थायी अधीनस्थ
समुदाय की कर दी, यानी कि ऊपर बहुसंख्यक समाज के नीचे की स्थिति में लाकर खड़ी कर दी। लोकतंत्र के रहते हुए इस स्थिति में परिवर्तन सर्वथा असंभव था, यानी कि यह मुमकिन नहीं था। इस निश्चित क्षेत्र से बचने का एकमात्र रास्ता हिंदुओं से अलगाव था। अलग सामुदायिक अस्तित्व से यदि उन्हें पूरी सत्ता नहीं तो कम से कम उसका एक महत्वपूर्ण अंग मिलना संभव बात थी। राष्ट्रवाद की तुलना में सांप्रदायवाद मुस्लिम अभिजात वर्ग के लिए अधिक लाभकारी था। राजनीतिक मंच पर मुस्लिम संप्रदायवाद का पर्दापण यानी कि सामने आना पहले होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यानी परवा दीक्षित के हिसाब से मुस्लिम संप्रदायवाद जो है वो हिंदुओं की संप्रदायवाद से पहले आना कोई गैरवाजिब बात नहीं था, यानी कि ये मुमकिन ही था। लोकतंत्रीय राष्ट्रवाद से बहुसंख्यक हिंदुओं को कोई खतरा नहीं था। सत्ता के भावी ढांचे में उनका सर्वोपरि स्थान निश्चित था। जिस राष्ट्रवाद ने हिंदुओं की प्रभुसत्ता की संभावना को उभारा था, उसी ने सामुदायिक रूप से मुसलमानों का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय कर दिया था। उनके सामने अनेक प्रश्न थे। क्या हिंदुओं के समान वे भी भारतीय राष्ट्र का हिस्सा बन सकते हैं? क्या इस सम्मेलन का अर्थ उनके लिए अपने सांस्कृतिक विशिष्टता को खोना नहीं होगा? क्या एक अल्पसंख्यक समुदाय होने के नाते प्रजातंत्र में उनकी स्थिति महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगी? राष्ट्रवाद को लेकर उठी सब शंकाओं का समाधान सांप्रदायिक विचारधारा में था। इसलिए मुसलमानों ने आरंभ में एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में राजनीतिक मान्यता प्राप्त करने का प्रयास किया। उसमें सफल होने के बाद अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने एक पृथक यानी कि अलग इस्लामी राज्य की मांग रखी। इसके विपरीत हिंदू संप्रदाय का उद्भव मुस्लिम संप्रदाय की प्रतिक्रिया में हुआ। मुसलमानों की दिन प्रतिदिन बढ़ती मांगों और ब्रिटिश सरकार तथा कांग्रेस द्वारा दी जाने वाली रियायतों ने हिंदुओं के एक वर्ग में दुनिश्चितता पैदा कर दी। उनको आशंका हुआ कि रियायतों की इस नीति में से बहुसंख्यक समुदाय के रूप में मिलने वाले उनके अधिकारों और सुविधाओं को गहरा आघात पहुंचेगा। परवा दीक्षित की मूल मान्यता है कि भारतीय इतिहास की गहराई में जाने से स्पष्ट हो जाता है कि सांप्रदायवाद का मूल सत्ता के द्वंद्व में था। यानी कि इनकी ये मान्यता है कि ये जो संप्रदायवाद का उभार है या उभार हुआ था वो सत्ता की प्रतिस्पर्धा के कारण था। हिंदू लोग चाहते थे कि सत्ता पर अधिकार हमारा हो, मुसलमान ये चाहते थे कि सत्ता जो मिलेगा उसमें मेरी क्या स्थिति होगी। ये इसी में था, सत्ता में था, ना कि धर्म में।
सांप्रदायवाद लोकतंत्रीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध स्थापित अभिजात वर्ग की राजनीतिक प्रतिक्रिया था। यानी कि लोकतंत्रीय राष्ट्रवाद के प्रतिक्रिया में अभिजात वर्ग का, क्या उसको बोलते हैं, सांप्रदायवाद, उसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया थी। एक समुदाय की धार्मिक भावना की राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं थी। इसीलिए दोनों संप्रदायों में सांप्रदायिक विचारधारा के माध्यम से इन वर्गों ने अपने समुदायों में अपनी सर्वोपरि स्थिति सुरक्षित रखने के साथ साथ इस नवोदित प्रगतिशील अभिजात वर्ग के बढ़ते प्रभाव को अवरुद्ध करने की चेष्टा की, जिसने धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय आदर्शों को राष्ट्र निर्माण का आधार चुना था। यानी कि मध्यम वर्ग के लोगों के बीच में जो एक, क्या उसको बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष आधारों पर आधारित एक जो प्रवृत्ति थी, जो राष्ट्र निर्माण का एक आधार था, उसके खिलाफ वो लोग हो गए। दूसरे शब्दों में भारत की सांप्रदायिक राजनीति अभिजात वर्ग के त्रिकोणीय सत्ता द्वंद्व की परिचायक है। त्रिकोण के दो बिंदुओं पर हिंदू व मुसलमान के पूर्व स्थापित पारंपरिक अभिजात वर्ग हैं। यानी कि हिंदू और मुसलमान के जो पुराने पारंपरिक अभिजात वर्ग हैं वो एक साथ हैं, और तीसरे पर आधुनिक दृष्टि से संपन्न प्रगतिशील भारतीयों का वर्ग है। तो ये था भारत में सांप्रदायिकता के सैद्धांतिक ढांचा या आमुख पर प्रभा दीक्षित का दृष्टिकोण। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अब अगले क्लास में।